बच्चों, जैसे कि अपन कक्षा 6 और 7 के यहाँ पर हस्तलिखित नोट्स जो विज्ञान के थे वो अपन ने देख लिए हैं। आज बात करें अपन कक्षा 8 के हस्तलिखित नोट्स विज्ञान के, जिसमें आज अपन देखेंगे पहले लेसन से 8वें लेसन तक के संपूर्ण जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होने वाले हैं एग्जाम से वो देख रहे हैं। तो उससे पहला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के पादप जो भूमि के बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फसल कहते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है कि फसल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो फसल एक साल में 3 प्रकार की फसल बोई जाती है, जिसमें खरीफ की, रबी की और जायद की, ये 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक बार रेट में भी पूछा गया था कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और लौकी है वो कौन सी फसल के अंतर्गत आते हैं? तो वो जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। रबी की फसल में कौन कौन सी फसल यानी कि पादप उगाए जाते हैं? तो रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों उगाई जाती है। खरीफ में यदि पूछा जाए तो खरीफ में ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल और मूंग यहाँ पर बोए जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा कि मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो जुताई कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अधिक अनाज के भंडारण हेतु तो मंडियों में भंडार गृह जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइलो कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ? तो 7 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभकोणम। और कुंभकोणम कहाँ पर है? तो वो तमिलनाडु में है बेटा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन को पद्मश्री कब मिला पुरस्कार? तो 1967 में पद्मश्री मिला था। 1972 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और 1989 में यदि देखा जाए तो पद्म विभूषण से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था, जो कृषि विज्ञान के जनक भी यहाँ पर इनको माना जाता है, जो आधुनिक कृषि के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अपने को समझाया था और बताया भी था। उससे अगला क्वेश्चन यानी कि पहले लेसन की कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। दूसरे लेसन से यदि अपन बात करें तो दूसरे लेसन का पहला क्वेश्चन है वो है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो वो मरकरी होती है, यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है वो चाकू से काटी जाने वाली यहाँ पर वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन कि पानी में तैरने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं? धातुएं कौन कौन सी हैं? तो वो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन कि हथेली के ताप पर पिघलने वाली धातुएं हैं वो कौन कौन सी है? तो गैलियम और सीजियम। Ga का मतलब है गैलियम और Cs का मतलब है सीजियम। तो गैलियम और सीजियम है वो मानव की हथेली पर यदि रख दी जाए तो वो पिघल कर लिक्विड कंडीशन में आ जाती हैं, इनकी द्रवत अवस्था में आ जाती हैं, बल्कि अक्सर धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि चांदी है वो ऊष्मा व धारा की अच्छी चालक है, जबकि लेड यहाँ पर सबसे कम चालक। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सी धातु है जो सबसे कम चालक होती है? तो सबसे कम चालक लेड और सबसे अच्छी चालक में यदि मानी जाए तो वो चांदी होती है, जिसका प्रतीक Ag होता है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन कि धातु को खींचने पर तार में बदलना कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो वो तन्यता कहलाती है। और अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपके लिए कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है वो सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है, जो 10 ग्राम यानी कि सूक्ष्म मात्रा से भी 2 किलोमीटर लंबा उससे तार अपन बना सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि ठोस धातुएं कौन कौन सी हैं? सॉरी, ठोस अधातुएं कौन कौन सी हैं? तो कार्बन, सल्फर और आयोडीन है वो ठोस अधातुएं होती हैं। द्रव अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन द्रव अधातु है। गैस अधातु कौन कौन सी हैं? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो दोनों हैं वो गैस अधातु के रूप में पाई जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि अधातुओं का रंग में यदि देखा जाए तो सल्फर का रंग कैसा होता है? तो सल्फर का रंग पीला होता है। क्लोरीन का रंग यदि देखा जाए तो क्लोरीन हरी और पीले रंग की होती है। फास्फोरस का रंग देखा जाए तो लाल सफ़ेद होता है, यहाँ पर इसका रंग ये होता है। अब क्वेश्चन आपको पूछ ले कि चमकीली अधातु, अक्सर धातुएं ही है यहाँ पर चमकीली होती हैं या उसमें रंग होता है, पर अधातुएं में यदि चमकीली देखी जाए तो आयोडीन और हीरा जो होता है वो चमकीली अधातुओं में पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि कठोर अधातु कौन सी है? तो हीरा है वो कठोर अधातु के अंतर्गत आता है। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें तो अधिक गलनांक वाली अधातुएं कौन सी हैं? तो ग्रेफाइट और हीरा है
वो अधिक गलनांक वाली यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको पिघलाने के लिए, तो अधिक गलनांक वाली अधातुओं में हीरा और ग्रेफाइट आता है। अगला क्वेश्चन कि चालक अधातुएं कौन कौन सी हैं, तो ग्रेफाइट है चालक अधातु है। अधातु होते हुए भी चालक है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। उससे अगला क्वेश्चन, किस अधातु को जल में रखा जाता है, यानी कि वो कौन सी अधातु है जिसे जल में रखा जा सकता है, तो फास्फोरस है। फास्फोरस 3 प्रकार के लाल, सफ़ेद और काला फास्फोरस होता है। ये लाल फास्फोरस जो होता है वो नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है कि दियासलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में उपयोगी अधातु जो होती है वो लाल फास्फोरस यहाँ पर होता है। अब आगे क्वेश्चन यदि देखें तो आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, उससे पहले एक सेकंड लेसन का क्वेश्चन कि शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है जिसमें 99% यहाँ पर शुद्ध सोना पाया जाता है। और आभूषण जो बनाए जाते हैं वो 23 या 22 कैरेट के आभूषण यहाँ पर बनाए जाते हैं। यदि 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाए तो उसमें 91% यानी कि 91% यहाँ पर सोना पाया जाता है, बल्कि 9% जो होता है उसमें यहाँ पर अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। वो अशुद्धियाँ चांदी की या कॉपर की यहाँ पर होती। अगला क्वेश्चन थर्ड लेसन से कि मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित रेशे हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। और कृत्रिम रेशों में यदि देखा जाए तो कौन कौन से हैं, नायलॉन, रेयान और पॉलिस्टर हैं, वो कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी लंबी श्रृंखला जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सेलुलोज और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस CO2 मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक विस्कोस का निर्माण होता है। और वो विस्कोस जो होता है उसको सूक्ष्म छिद्रों से में यदि H2S और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यदि प्रवाहित करवाई जाए तो उससे एक रेशा बनता है और उस रेशा का नाम है यहाँ पर रेयॉन। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रेयॉन को कठोर बनाने के लिए यहाँ पर उसमें क्या प्रवाहित करवाई जाती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर प्रवाहित करवाई जाती है। और उसका विस्कोस का निर्माण किस प्रकार होता है, तो विस्कोस का निर्माण होता है सेल्यूलोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। उससे अगला क्वेश्चन जो रीट में यहाँ पर पूछा गया था कि नायलॉन का निर्माण किन किन से होता है, तो एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जो होते हैं उन दोनों का मिश्रण जो होता है उसके द्वारा नायलॉन का निर्माण करवाया जाता है। और नायलॉन के अक्सर आजकल कपड़े भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। एसिट्रोनाइट्राइल के बहुलीकरण से किसका निर्माण किया जाता है, तो ओरलोन का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि डेक्रोन का निर्माण किससे किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल जो होता है उसके बहुलीकरण से डेक्रोन का निर्माण करवाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन टेरिकोट का निर्माण किसे करवाया जाता है, तो टेरिकोट का निर्माण प्राकृतिक और कृत्रिम धागों से यहाँ पर जो मिश्रित वस्त्र बनाए जाते हैं उसी से यहाँ पर टेरिकोट का निर्माण होता है। उससे आगे क्वेश्चन यदि अपन देखें तो आगे क्वेश्चन है कि प्लास्टिक क्या है, तो छोटे कार्बनिक अणु जब मिलकर उच्च अणुभार वाली यहाँ पर संरचना का निर्माण कर लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। उससे आगे क्वेश्चन कि जो प्लास्टिक गर्म करने पर मृदुल और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है वो कौन सी प्लास्टिक कहलाती है, तो वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। अक्सर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, तो जिसे गर्म करने पर तो मृदुल और ठंडा करने पर यदि वो कठोर हो जाए तो उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन सी प्लास्टिक आती है, तो पॉलीथीन, PVC यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन है, वो थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आती है। उससे अगला क्वेश्चन कि जो प्लास्टिक गर्म करने पर कठोर और दूसरी आकृति में उसे नहीं ढाल सकते हैं अपन, वो क्या कहलाती है, तो वो थर्मोसेटिंग कहलाती है। और थर्मोसेटिंग में यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है बेकेलाइट। उससे अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो बेकेलाइट का उपयोग है वो कहाँ पर और किस में किया जाता है, तो प्रेशर कुकर, विद्युत उपकरण, इस्त्री, विद्युत केतली के हत्थे, ये जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, यहाँ पर बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो एल्यूमिनियम की अपने को आजकल रसोई घर में प्रयोग करने वाले एल्यूमिनियम के बर्तन काम में नहीं लेते हैं, पर एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई होती है उस पर किसकी परत चढ़ी हुई होती है, तो जिस पर कोई भी पदार्थ यदि डाला जाए या उबाला जाए या बनाया जाए
तो उस पर चिपकता नहीं है। तो वो नहीं चिपकने का कारण क्या है? उसके ऊपर एक परत होती है, वो परत किसकी होती है? टेफ्लॉन की। अक्सर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा भी जाता है कि कढ़ाई पर यानी कि एल्यूमिनियम की कढ़ाई पर यानी कि जो जिस पर कोई वस्तु नहीं चिपकती है उस पर किसकी परत चढ़ी हुई होती है? तो उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी हुई होती है। उससे अगला क्वेश्चन यदि देखें तो उससे अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाले कपड़ों पर प्लास्टिक की जो परत होती है वो किसकी चढ़ी हुई होती है? तो वो मेलेमाइन की परत चढ़ी हुई होती है। उससे आगे क्वेश्चन यदि अपन देखें तीसरे लेसन से ही, तो क्या है कि प्लास्टिक जो जैव प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से यहाँ पर अपघटित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। उससे आगे क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती है उसमें एक तो गैस का बनना, रंग में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना, ऊष्मा में परिवर्तन होना या अवक्षेपण की क्रिया, यानी कि ये प्रोसेस जब भी होती है तो उसमें अपन बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उससे आगे क्वेश्चन यदि अपन देखें तो उससे आगे क्वेश्चन है कि Fe+O2 जब आपस में मिलते हैं तो उससे यहाँ पर एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, और वो रासायनिक पदार्थ कौन सा बनता है? तो Fe3O4 का निर्माण यहाँ पर होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। और उस अभिक्रिया को यहाँ पर अपन संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपने देखी होगी, पढ़ी होगी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी जस्ट आगे लिख रखी है मैंने, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि अपन गर्म करेंगे तो वो दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड होता है बेटा। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और दूसरा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में यहाँ पर बाहर निकल जाती है खुली हवा में, और कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड है वो यहाँ पर शेष रह जाता है। अगली तीसरी अभिक्रिया यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया दे रखी है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक कम सक्रिय पदार्थ या धातु को अधिक सक्रिय धातु यदि विस्थापित कर देती है या उसकी जगह परिवर्तित कर देती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है यहाँ पर कि फेरस यदि कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर है यहाँ पर अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ पर कम सक्रिय है, किसकी बजाय? फेरस की बजाय, तो वो अपनी जगह विस्थापित कर लेता है। अगले क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की परिभाषा शॉर्ट में यदि देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, अपचयन अभिक्रिया की ये जिसमें यदि अपन देखें तो उसकी अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड यदि हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो कॉपर के साथ में यहाँ पर जल का निर्माण हो जाता है, और जल का निर्माण होने के फलस्वरूप यहाँ पर कॉपर जब अलग होता है तो उसी अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हों उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल जो अपचयन वाला है, जिसमें कॉपर ऑक्साइड को H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाने पर कॉपर और जल का यहाँ पर निर्माण होता है। उससे अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर यहाँ पर बहुत बार पूछा भी जाता है। उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं, उसके साथ में ऊष्मा का निर्माण होता है, उसी अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल HCl अम्ल और NaOH क्षार आपस में क्रिया करके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एक लवण के निर्माण कर लेते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता हो, अवशोषण होता हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उसे क्या कहेंगे? तो उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन ऊष्मा सेपी और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पुकारते हैं अपन। याद करने की ये ट्रिक है कि जिसमें अवशोषण हो ऊष्मा शोषी और जिसमें उत्सर्जन हो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो पांचवें लेसन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व जंतुओं की प्रजातियां उस क्षेत्र की क्या कहलाती हैं? तो उस क्षेत्र की जैव विविधता यहाँ पर कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंग्लिश में यदि लिखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह है IUCN का पूरा नाम। और हिंदी में यदि पूछे तो हिंदी में नाम है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। उससे अगला क्वेश्चन कि विलुप्त जंतु प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर रेड डाटा पुस्तक में यहाँ पर लिखित हैं? तो डोडो पक्षी, जंगली कबूतर, वुल्ली मेमत और तस्मानिया टाइगर है वो विलुप्त जंतु प्रजातियों में आते हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि विलुप्त पादप कौन कौन से हैं? तो सेंट हेलेना जैतून, वुड्स साइकेड्स और कोकिया कुकी हैं वो यहाँ पर विलुप्त पादपों में आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ ले आपको कि प्राकृतिक आवास में विलुप्त जंतु कौन कौन से हैं? तो हवाई कौवा, व्योमिंग मेंढक, काला मुलायम कछुआ, ये जो हैं वो प्राकृतिक आवास यानी कि जहाँ पर प्राकृतिक आवास है प्रकृति के द्वारा निर्मित उनमें यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं। उससे अगला कि प्राकृतिक आवास में विलुप्त पादप कौन कौन से हैं? तो पादप याद रखो काली मंथन मैंगो यानी कि कस्तूरी का जो पादप है वो यहाँ पर प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हो चुका है। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें तो उससे आगे क्वेश्चन है कि संकटापन्न जंतु रेड डाटा पुस्तक में जिनका नाम लिखा गया है वो संकटापन्न जंतु कौन कौन से हैं? तो एशियाटिक सिंह, डॉल्फिन, कृष्णमृग, एक सींग का गैंडा, गिद्ध, बिज्जू, सोन चिड़ैया, लिजार्ड और गोडाउन, ये संकटापन्न जंतु है जो आने वाले दिनों में यहाँ पर संकट के कगार पर हैं, हो सकता है नष्ट भी हो जाए यदि उनका संरक्षण नहीं किया गया तो। उससे अगला क्वेश्चन संकटापन्न पादप कौन कौन से हैं? तो पनीर बंद रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पादप है, इंद्रोक, गुगल, फोग और फोगड़ा, ये संकटापन्न पादप है। उससे अगला क्वेश्चन कि विशेष क्षेत्रीय जंतु कौन कौन से हैं? तो स्नो तेंदुआ, गंगा नदी की डॉल्फिन है वो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हैं, उसके अलावा और कहीं पर नहीं पाए जाते। उससे अगला क्वेश्चन यदि देखें तो विशेष क्षेत्रीय पादप कौन कौन से हैं? तो इंद्रोक, पेंपा, खेडूला, सुपोग और लाल चंदन जो अक्सर विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, हर जगह पर यहाँ पर नहीं पाए जाते। उससे अगला क्वेश्चन कि जैव विविधता में होने वाली क्षति क्या कहलाती है? तो उसे जैव विविधता क्षरण कहते हैं। आगे कि विश्व में CO2 के कारण विश्व का ताप बढ़ने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग भी उसे अपन पुकारते हैं। इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग और हिंदी में यदि देखें तो विश्व उष्णन कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन आचार्य JS बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? तो शिवपुर, हावड़ा, ये जो आज पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर स्थित है। उसमें यदि आपको पूछ ले कि JS बोस भारतीय वनस्पति उद्यान है कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो 269 एकड़ क्षेत्रफल पर वो फैला हुआ है। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें तो वो है कि प्रवासी पक्षी कौन से हैं जो राजस्थान में यहाँ पर आते हैं? तो वो साइबेरियन क्रेन है जो अक्सर सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आते, सर्दी बरसात के दिनों में यहाँ पर आते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा किसने दी थी? तो वो नॉर्मन मेरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर 1988 में यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा दी थी। उससे अगला क्वेश्चन कि गायों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो गायों की प्रजातियां यानी कि 6वें लेसन का पहला क्वेश्चन कि गायों की प्रजातियों में यदि पूछा जाए तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जैसे आपको दे दिया कि काकरेज, मालवी, राठी और मुर्रा, उनमें से गायों की प्रजाति कौन सी नहीं है? तो मुर्रा है वो एक भैंस की प्रजाति है, बल्कि गाय की प्रजाति है यहाँ पर काकरेज, मालवी, राठी और नागौरी है यहाँ पर बेटा। उससे अगला क्वेश्चन कि जीवों का अपने समान संतति पैदा करना है वो क्या कहलाता है? तो वो जनन कहलाता है।
जनन यदि अपन देखें तो जनन की विधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है कायिक, दूसरी है लैंगिक, तीसरी लैंगिक और तीसरी अनिषेक जनन यहाँ पर कहलाती है। अब कायिक जनन किन किन में होता है तो आलू है, घास है, प्याज है, अरबी है, अदरक है, चमेली है, कैक्टस है और ब्रायोफिल्म पादप जो होता है उसमें यहाँ पर कायिक जनन के द्वारा नए पादप का निर्माण अपन कर सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि पुष्प जिसमें स्त्रीकेसर व पुंकेसर में से केवल एक ही प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे एक लिंगी पादप कहते हैं। और एक लिंगी पादपों में यदि आपको पूछ ले कि कौन कौन से पादप एक लिंगी होते हैं तो मक्का, पपीता और ककड़ी ये जो होते हैं वो एक लिंगी पादप होते हैं, जिसमें यदि एक ही पादप प्रेजेंट होता है तो उसमें फलों का निर्माण आसानी से नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती। उससे अगला क्वेश्चन कि पुष्प जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं तो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया और धतूरा ये द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्वपरागण की क्रिया के द्वारा यहाँ पर जनन की क्रिया विधि संपन्न होती है। अगला कि पराग कणों का पराग कोश से पराग कण जो होते हैं वो पुंकेसर पर होते हैं, उनका पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है वो क्या कहलाती है तो वो परागण कहलाती है। और परागण यदि देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। अब स्वपरागण की क्रिया विधि यदि आपको पूछ ले तो किन किन में होती है तो मटर और टमाटर में तो स्वपरागण होता है, बल्कि परपरागण में यदि देखे जाए तो गुलाब और पोपी एक पादप है उसमें यहाँ पर परपरागण की क्रिया विधि संपन्न होती है। उससे अगला क्वेश्चन अभी 6वें लेसन से अपन देख रहे हैं, जिसमें यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है तो रेफलिसिया एक पादप है उसका पुष्प है सबसे बड़ा पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटा पुष्प तो सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा बीज तो लोडोइसिया सबसे बड़ा बीज होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटा बीज तो आर्किड। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे बड़ा पुष्प रेफलिसिया, सबसे छोटा वुल्फिया, सबसे बड़ा बीज लोडोइसिया और सबसे छोटा बीज आर्किड, यानी कि ये 4 हैं। बीज और पुष्प छोटे और बड़े यहाँ पर बता रखे हैं मैंने। उससे अगला क्वेश्चन कि बिना निषेचन अंडाशय से सीधा फल के निर्माण की क्रिया है वो क्या कहलाती है तो वो अनिषेक जनन यहाँ पर कहलाती है। और अनिषेक जनन यदि आपको पूछ ले कि अनिषेक जनन किन किन में होता है तो केला और अंगूर में यहाँ पर अनिषेक जनन की क्रिया विधि संपन्न होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि मेंडल ने जो नियम दिए थे वो मेंडल ने कितने नियम दिए थे तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे यहाँ पर। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपीवन का नियम। अब क्वेश्चन आपको पूछ ले कि मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे तो मेंडल ने मटर के पादप पर प्रयोग किए थे। मटर के पादप पर जो प्रयोग किए थे उस मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था तो वो मैंने आपको क्लास में बता रखा है, पाइसम सेटाइवम। वैज्ञानिक नाम मैंने स्पेशल क्लास आपके लिए रखी थी उसमें बता रखे। उसके बाद में आपको पूछ ले कि मटर के पादप पर जो प्रयोग किए उसके लक्षण कितने लक्षण यहाँ पर चुने थे तो वो 7 विपर्यासी लक्षण चुने थे यहाँ पर। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो 7वें लेसन से, तो 7वें लेसन का पहला क्वेश्चन यदि देखें तो पहला क्वेश्चन है अपना कि रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है वो प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा जो होता है वो 50 से 60% भाग यहाँ पर प्लाज्मा होता है। अब यदि आपको पूछ ले कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं तो 90% जल और 10% है अन्य पदार्थ, यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ब्लड का तो 50 से 60% भाग, बल्कि 90% उस प्लाज्मा में जल और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आरबीसी का पूरा नाम लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे अपन सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें मानव के ब्लड में यदि कोई अन्य पदार्थ होता है तो उसको नष्ट करने का या कोई रोगाणु को नष्ट करने का काम यहाँ पर डब्ल्यूबीसी करती है। इसी कारण इसे अपन श्वेत रक्त कणिकाओं को ही सैनिक कणिकाएं कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी तो कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1863 उनका जन्म और 1943 में उनकी मृत्यु हुई थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने यहाँ पर रुधिर वर्ग की सबसे पहले जानकारी दी थी।
अब क्वेश्चन पूछ ले कि मानव के शरीर में ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, ब्लड ग्रुप पहला तो ए, दूसरा है बी, और तीसरा यदि देखा जाए तो ए बी, और चौथा यहाँ पर होता है ओ। अब इनमें यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछकर क्वेश्चन पूछता है कि मानव के शरीर में सर्वदाता रक्त समूह है कौन सा होता है, तो ओ जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता, बल्कि सर्वग्राही यानी कि सबसे ग्रहण करने वाला है वो ए बी रक्त समूह जो होता है वो सबसे ग्रहण कर सकता है यानी कि ले सकता है, बल्कि ओ है सबको दे सकता है। आगे अपन ने भी देखा कि सर्वदाता और समूह रक्त समूह ओ सर्वग्राही यदि देखा जाए तो ए बी होता है। अब रक्त को संग्रहित करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो बेटा याद रखना सोडियम साइट्रेट मिलाकर उसको 1-2 महीने तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। रक्त वाहिनियाँ मानव के शरीर में यदि देखी जाए तो कितनी होती हैं, तो वो 3 प्रकार की होती हैं, एक धमनी, एक शिरा और एक केशिकाएं। अगला क्वेश्चन कि हृदय के एक बार फैलने व एक बार सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हृदय स्पंदन कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि हृदय स्पंदन मापक यंत्र जो होता है वो क्या है, वो है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि स्टेथोस्कोप की खोज कब और किसने की थी, तो फ्रांस के आर लीनी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1816 में इसमें स्टेथोस्कोप की खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन यदि पूछे तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि नाड़ी की गति एक वर्ष में कितनी बार होती है, तो 120 बार। 2 वर्ष में के बाद में यदि देखा जाए तो 110 बार रह जाती है, और 3 से 6 वर्ष की आयु में यदि देखी जाए तो 95 बार हो जाती है, और 7 से 13 वर्ष की उम्र में वो नाड़ी की गति है वो 80 से 85 हो जाती है। युवावस्था में यदि देखी जाए तो वो 70-80 या 80 के करीब रह जाती है, और वृद्धावस्था में नाड़ी की गति या हृदय स्पंदन की दर देखी जाए तो वो 60 से 70 बार हो जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसका जन्म 1518 में और मृत्यु 1657 में यहाँ पर हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यदि देखा जाए तो वो है 8वें लेसन से पहला क्वेश्चन कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। उसकी परीक्षण किससे किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। जांच करने के लिए एलिसा परीक्षण काम में लिया जाता है। कौन से वायरस से होता है, तो HIV वायरस के द्वारा एड्स होता है। एड्स का पूरा नाम यदि देखा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे के संपर्क के द्वारा फैलते हैं तो कौन से रोग कहलाते हैं, तो संक्रामक रोग कहलाते हैं। और संक्रामक रोगों में यदि देखा जाए तो हैजा, टाइफाइड, एलर्जी, ये सर्दी जुकाम, ये हैं वो संक्रामक रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा फैल जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि रोग जो एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलते क्या कहलाते हैं, तो असंक्रामक रोग कहलाते हैं, जिसमें कैंसर, जोड़ों का दर्द, ये एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। अगला क्वेश्चन कि टीबी रोग किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा यहाँ पर टीबी रोग हो जाता है। और उसका उपचार जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, तो डोट्स का सेवन करने से टीबी का उपचार हो जाता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। और हैजा का इलाज ORS का घोल और दवाइयों के द्वारा यहाँ पर होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, उसके लिए टीका लगाया जाता है A व B का। पोलियो किसके द्वारा फैलता है, तो पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है, और उसका ऑपरेशन के द्वारा या फिजियोथेरेपी के द्वारा उसका इलाज संभव है। रेबीज किसके द्वारा फैलता है, तो संक्रमित कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया की लार में रेबीज का वायरस पाया जाता है, उसके द्वारा फैलता है, और उसके लिए एंटी रेबीज का टीका यहाँ पर लगाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है, वेरिसेला जोस्टर नामक जीवाणु से यहाँ पर फैलता है, उसके लिए नारियल का तेल और दवाइयाँ प्रयुक्त की जाती हैं। उससे अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वह है खसरा या मिसल्स।
खसरा मिसल्स है वो किसके द्वारा फैलता है, तो वायु के संचरण के द्वारा वो फैल जाता है। खसरा वायु के संचरण के द्वारा, और उसके उपचार के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसका उपचार आसानी से अपन कर सकते हैं। सर्दी जुकाम किसके द्वारा फैलता है, तो राइनो वायरस के द्वारा यहाँ पर फैलता है। और उसमें यदि देखी जाए तो वीसी की मात्रा यहाँ पर लेना, और भाप के द्वारा वीसी की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा यहाँ पर भाप के द्वारा लेने से सर्दी जुकाम आसानी से दूर हो जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि दस्त व पेचिश किसके द्वारा फैलते हैं, तो जीवाणु ई कोलाई के द्वारा फैलते हैं, और उसके लिए ओआरएस का घोल और दवाइयाँ काम में लेनी चाहिए। उससे अगला क्वेश्चन मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एक मादा एनाफिलीज मच्छर है, उसके द्वारा यहाँ पर मलेरिया नामक रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन नारू या बाला रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, तो साइक्लोप्स सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा फैलता है। कुष्ठ रोग के बारे में बात करें तो कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा यहाँ पर फैलता है। और एड्स की फुल फॉर्म यहाँ पर नीचे मैंने लिख रखी है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसके द्वारा एड्स रोग फैलता है HIV वायरस के द्वारा, और इसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण के साथ ही यदि देखा जाए तो कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। इसी रिलेशन से अगला क्वेश्चन देखें कि कैंसर कब फैलता है, तो अनियमित कोशिकाओं का विभाजन जब मानव के शरीर में या जीवों के शरीर में होता है तो कैंसर नामक रोग फैल जाता है। उसका इलाज या तो कि कोबाल्ट रेडियोथेरेपी के द्वारा या शल्य चिकित्सा के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन यदि देखें तो स्वाइन फ्लू है उसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका उपचार स्वाइन फ्लू का टेमीफ्लू के द्वारा यहाँ पर उसका उपचार किया जाता है। अब डेंगू रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, तो डेंगू रोग मादा एडिस एगिप्ती मच्छर जो है उसके द्वारा मानव के शरीर में फैलता है। क्वेश्चन पूछ ले कि चेचक के टीके की खोज किसने और कब की थी, तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में यहाँ पर टीके की खोज की थी। उससे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है वो कब मनाया जाता है या कब चालू किया गया, तो 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। 8वें लेसन का लास्ट क्वेश्चन कि श्रीमती सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र प्रांत के सतारा जिले में श्रीमती सावित्रीबाई फुले का यहाँ पर जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्लास में और भी बातें करेंगे अपन 9वें लेसन से लास्ट लेसन तक। जय मां शारदे, जय भारती, जय हिंद।